हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी वाइब्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या मौर्य राजवंश। वहाँ पर हमने मौर्य राजवंश को बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या शुंग राजवंश, और इसको हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? मौर्योत्तर काल के अकॉर्डिंग। यानी कि मौर्योत्तर काल क्या है हमारा, जो भी हमारा यहाँ पर शासक या फिर जो भी हमारा जिन भी राजवंशों का यहाँ पर शासन हुआ, कहाँ पर? मगध साम्राज्य पर। उनको हम पढ़ते किसके अकॉर्डिंग? मौर्योत्तर काल के अकॉर्डिंग। यानी कि जितने भी हमारे शासन या फिर जितने भी राजवंश मौर्य शासन के बाद आए हैं, उनको मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पर? मौर्योत्तर काल में। तो आज उसी वजह से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर शुंग राजवंश। इससे पहले थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं बात को। देखिए क्या था, जो मौर्य शासक था ना, लास्ट मौर्य शासक था, यानी कि जो अंतिम शासक था, उसका क्या नाम था? बृहद्रथ। ठीक है भैया, क्या नाम था उसका? अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ। और इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग। इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग। तो जो ये पुष्यमित्र शुंग था ना, इसके बारे में बाद में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या था? काफी विलासी था। ठीक है भैया, क्या था? काफी विलासी था। उसके अलावा ये क्या था? काफी कमजोर भी था। काफी कमजोर भी था। तो जो इसका जो सेनापति था ना, पुष्यमित्र शुंग, उसने यहाँ पर क्या किया, जब जो इसका सेनापति था ना, तो इसने क्या किया? सेना का निरीक्षण करवाते समय, ठीक है भैया, सेना का निरीक्षण करवाते समय, सेना का निरीक्षण करवा रहा था किसको? बृहद्रथ को, यानी कि अपने राजा को। तो निरीक्षण करवाते समय धोखे से क्या कर देता है? बृहद्रथ की हत्या कर देता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और यहीं पर क्या हो जाता है? मौर्य राजवंश का पतन हो जाता है। मौर्य राजवंश यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कहाँ पर? मगध साम्राज्य में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है और मौर्य राजवंश को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और यहाँ पर स्थापना कर देता है मगध साम्राज्य में किस चीज की? शुंग राजवंश की। ठीक है भैया, शुंग राजवंश की स्थापना कर देता है मौर्य राजवंश में। कौन? पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ की हत्या कर। ठीक है भैया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, ये था क्या? शुंग राजवंश की शुरुआत। तो उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसके इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है भैया, जो भी यहाँ पर हमारा जो शुंग राजवंश है, इसके इतिहास के स्रोत क्या है? तो इतिहास के जो इसके स्रोत है ना शुंग राजवंश के, ठीक है भैया, शुंग राजवंश के इतिहास के स्रोत, ठीक है भैया, शुंग राजवंश के इतिहास के स्रोत। तो जो इसके इतिहास के स्रोत ना, उनको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट तो हमारा क्या है? पहला पार्ट है हमारा क्या? साहित्यिक स्रोत। दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो हमारा होता है क्या? साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है हमारा क्या? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है भैया, दूसरा है हमारा क्या? पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत है ना, इनमें हम उस चीज को पढ़ते हैं, यानी कि जैसे उस टाइम के कोई भी मतलब पुस्तक वगैरह हो गई या फिर कोई भी रचना होगी, तो उनको हम पढ़ते हैं कहाँ पर? साहित्यिक स्रोतों में। और जो पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि जो हमारे विद्वान है, इन चीजों को जो विद्वान होते हैं वो उनको पढ़ते हैं जहाँ पर उस टाइम पर खुदाई में मिले कोई भी मतलब स्तूप हो गए या फिर लेख हो गए। जैसे अशोक के टाइम पर शिलालेखों की खोज हो गई थी, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो, जो पुरातात्विक स्रोत है ना, इनको हम पढ़ते हैं इनके आधार पर, जैसे लेख हो गए, स्तूप हो गए, या फिर कुछ और भी मतलब मुद्राएं वगैरह हो गई उस टाइम की, उनके आधार पर हम पढ़ते हैं कहाँ पर? पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। ठीक है भैया। तो जो साहित्यिक स्रोत है, इनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले आते हैं क्या? पुराण। ठीक है भैया। उसके बाद आते हैं हमारे क्या? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। नंबर 3 पर आता है यहाँ पर क्या? दिव्यदान। नंबर 3 पर आता है दिव्यदान। नंबर 5 पर आता है यहाँ पर क्या? महाभाष्य। नंबर 5 पर आता है क्या हमारा यहाँ पर? महाभाष्य। और नंबर 4 पर हमारा क्या? महाभाष्य। और नंबर 5 पर आता है हमारा क्या? यहाँ पर गार्गी संहिता। ठीक है भैया, क्या? गार्गी संहिता। ये क्या थे? हमारे साहित्यिक स्रोत। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या? पुरातात्विक स्रोतों की, तो इनमें सबसे पहले यहाँ पर आते हैं क्या? लेख। उस टाइम का कोई भी लेख हो या फिर उस टाइम का कोई भी स्तूप हो,
ठीक है भैया, या फिर उस टाइम की कोई भी मुद्राएं हो। तो ये क्या थे, इनकी जानकारी के स्रोत है जिनको वैज्ञानिक या फिर इतिहासकार या फिर विद्वान क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक साइड तो हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत और एक साइड हो गया हमारा पुरातात्विक स्रोत। इन सारे स्रोतों के आधार पर क्या करते हैं, हमको जो विद्वान होते हैं इन सारे स्रोतों के आधार पर सारी जितनी भी जानकारी इकट्ठी होती है तो उनके आधार पर हमको क्या करते हैं, शुंग राजवंश की जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये इन्हीं को कहा जाता है क्या, इतिहास के स्रोत क्या क्या है। ठीक है भैया, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर पुराण की बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है भैया, पुराण की अगर मैं बात करूँ तो जो पुराण है ना, तो पुराण में लिखा हुआ है क्या, शुंग राजवंश का संस्थापक है कौन, पुष्यमित्र शुंग। पहले बता चुका हूँ। ठीक है भैया, पुष्यमित्र शुंग क्या है, शुंग राजवंश के संस्थापक थे और इसने लगभग ना मगध साम्राज्य पर 36 वर्षों तक शासन किया। ठीक है भैया, 36 वर्षों तक शासन किया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ये किस चीज के अकॉर्डिंग मिलता है हमको, पुराणों के अकॉर्डिंग मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, हर्षचरित की, तो हर्षचरित में साफ लिखा हुआ है क्या, जो अंतिम मौर्य शासक था क्या नाम था, बृहद्रथ। तो उसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और यहाँ पर क्या कर देता है, शुंग राजवंश की स्थापना कर देता है। तो ये बात लिखी हुई है कहाँ पर, हमारी हर्षचरित में। तो ऐसे ही मतलब सारी चीजें लिखी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या, दिव्य दान की, तो दिव्य दान के अनुसार क्या था, ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ये क्या था, मौर्यों से संबंध रखता था। ठीक है भैया, मौर्यों से संबंध रखता था, इसलिए इसको क्या माना गया, यहाँ पर अक्षत्रिय माना गया, क्षत्रिय माना गया। किसको, जो पुष्यमित्र शुंग है या फिर शुंग राजवंश के जितने भी शासक हुए उनको यहाँ पर क्या माना गया, क्षत्रिय माना गया। और काफी हद तक जो मतलब किसका सेनापति था, ये बृहद्रथ का सेनापति था। तो इसको क्या थी, यहाँ पर सेनानी की उपाधि भी प्राप्त थी। ठीक है, सेनानी की उपाधि भी प्राप्त थी किसको, पुष्यमित्र शुंग को सेनानी की उपाधि प्राप्त थी। और ये जानकारी मिलती है हमको कहाँ से, दिव्य दान से। ठीक है भैया, तो ये क्या थे, इसके जो स्रोत है उनकी थोड़ी मतलब एडवांस जानकारी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, शुंग राजवंश के जितने भी शासक हुए हैं उनकी सूची के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है भैया, शुंग राजवंशों की सूची, यानी जितने यहाँ पर शासक हुए, कितने शासक हुए, किसने यहाँ पर क्या क्या किया, अब हम उनकी जानकारी करेंगे। आज हम शुंग राजवंश को यहाँ पर क्या कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, कण्व वंश। ठीक है भैया, ये क्या थे, इसके इतिहास के स्रोत थे। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, शुंग राजवंशों की सूची। ठीक है भैया, या फिर शुंग शासकों की सूची, शुंग शासकों की सूची। ठीक है भैया, देखिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पर क्या, पुष्यमित्र शुंग। सबसे पहले आए हैं यहाँ पर क्या, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद इनके एक बेटे हुए कौन, बेटे का नाम था क्या, अग्निमित्र। बेटे का नाम था क्या, अग्निमित्र। नंबर 3 पर आए यहाँ पर क्या, वसुमित्र। नंबर 3 पर आए कौन, वसुमित्र। नंबर 4 पर अगर मैं बात करूँ वो थे कौन, वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ नंबर 4 पर आए थे। उसके बाद नंबर 5 थे, और वसुज्येष्ठ को हम यहाँ पर क्या और कह देते हैं, मित्र देव की भी उपाधि को प्राप्त थी। उसके बाद 5th पर थे यहाँ पर क्या, अंधरथ। 5th पर है यहाँ पर कौन, अंधरथ। और नंबर 6 पर है कौन, पुलिंदक। नंबर 6 पर है कौन, पुलिंदक। नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वो कौन थे, घोष। नंबर 7 पर थे कौन, घोष। नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वो कौन थे, वज्रमित्र। ठीक है भैया, कौन, वज्रमित्र। 9th पर थे हमारे क्या, भंगभद्र। 9th पर थे हमारे कौन, भंगभद्र, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, और भागवत भी कह देते हैं। ठीक है भैया, भागवत भी कह देते हैं। और लास्ट में जो अंतिम शासक था यहाँ का इस राजवंश का, उसका क्या नाम था, देवभूति। देवभूति, या फिर इनको कह देते और क्या, देवभूमि। ठीक है भैया, देवभूमि। तो ये क्या थे, शुंग राजवंश के शासक थे। कितने शासक हुए, टोटल 10 शासक हुए। फर्स्ट कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, और लास्ट थे हमारे जो इसके अंतिम शासक थे वो कौन थे, देवभूति। अगर मैं शुंग राजवंश के जो शासन काल की बात करूं तो इन्होंने शासन किया कहाँ पर, 184 BC में क्या हो गया था, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी किसने,
पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसने यहाँ पर शासन किया था कब से कब तक, 184 BC से लेकर 73 BC तक। ठीक है, 73 BC तक का जो शासन काल हुआ मगध साम्राज्य पर, वो जाना जाता है किसके, शुंग राजवंश के शासन काल से उसको जाना जाता है। तो ये क्या थी, सूची थी कितने शासक हुए यहाँ पर, कौन कौन शासक हुए। उसके बाद हम इनकी अलग अलग से एक डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है भैया, ये क्या थे इनके शासक, 10 शासक हुए। लास्ट हुए थे यहाँ पर क्या, देवभूति, और फर्स्ट हुए थे पुष्यमित्र शुंग। अब इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी थोड़ी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले रखते हैं पुष्यमित्र शुंग। देखिए एक बात तो जायज है, क्या कर दिया था, बृहद्रथ की हत्या कर क्या कर दी थी, शुंग राजवंश की इसने यहाँ पर क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसने अपने जीवन में क्या करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है भैया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए इसने 2। ठीक है भाई, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इसने। और दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पहला तो इसने क्या कर दिया था, जब इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे ना, तो उनका कारण क्या था, एक अश्वमेध यज्ञ तो इसने जब करवाया था जब इसने क्या कर लिया था, अपनी राजधानी, जब इसकी जो अपनी राजधानी थी ना, कौन सी थी इसकी राजधानी, वो थी विदिशा। ठीक है भैया, इसकी राजधानी का नाम था क्या, विदिशा। जब वहां पर इसकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई थी, तो एक यज्ञ तो इसने वहां पर करवाया था, और दूसरा यज्ञ करवाया था इसने जब इसके शासन के अंतिम दिन चल रहे थे। ठीक है भैया, अंतिम दिनों में। ठीक है भैया, इसके शासन के अंतिम दिनों में इसने क्या करवाया था, अश्वमेध करवाया था। और पहला करवाया था जब इसकी राजधानी पर इसकी स्थिति मजबूत हो गई थी, और इसने 36 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया मगध साम्राज्य पर। ठीक है भैया, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसने क्या, इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बौद्धों का शत्रु। ठीक है भैया, इसको बौद्धों का शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है भैया, और इसको क्या कहा जाता है, और इसको स्तूप या फिर विहारों का विनाशक, स्तूप या फिर विहारों का विनाशक भी कहा जाता है। किसको, पुष्यमित्र शुंग को। स्तूप या फिर विहारों का विनाशक भी कहा जाता है किसको, पुष्यमित्र शुंग को। और बौद्धों का शत्रु भी कहा जाता है। और इसने क्या करवाया, कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाई। ठीक है भैया, इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाई। और जो इसके पुरोहित थे, यानी जो इसके ब्राह्मण पुरोहित थे ना, जो इसके ब्राह्मण पुरोहित थे, तो उनकी राय पर इसने क्या किया, उनकी राय पर इसने अपने जो भी इसका क्षेत्र था, यानी कि जो भी इसका एरिया था, उन एरिया में जो भी मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म शिक्षा, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार इसने अपने राज्य में खत्म कर दिया था। ठीक है भैया, तो ये क्या थे, पुष्यमित्र शुंग। और इसके जीवन की ना 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ठीक है भैया, इसके जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो क्या था, यवन विद्रोह, और एक था विदर्भ युद्ध। ठीक है भैया, एक तो था क्या, यवन आक्रमण। सबसे पहले इसकी जो घटनाएं थी, 2 घटनाएं हुई इसके जीवन की महत्वपूर्ण। सबसे पहली घटना का क्या नाम है, यवन आक्रमण। ठीक है भैया, यवन आक्रमण। और दूसरा था हमारा क्या, यहाँ पर विदर्भ युद्ध। दूसरा था हमारा क्या, विदर्भ युद्ध। ये क्या थी, इसकी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी इसके जीवन की। किसके जीवन की, पुष्यमित्र शुंग के जीवन की। अगर मैं बात करूं यवन आक्रमण की, तो उस समय में क्या हुआ था, जो यवन थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, चित्तौड़ के चारों ओर घेरा डाल दिया। ठीक है भैया, चित्तौड़ के चारों ओर उन्होंने घेरा डाल दिया, किन्होंने, यवनों ने। ठीक है भैया, यवनों ने घेरा डाल दिया, और काफी हद तक पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था, इन यवनों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। जब ये चारों तरफ से भी घिर गया था, तो उसके बावजूद भी पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को हरा दिया था। यहाँ पर एक तो महत्वपूर्ण घटना ये थी। दूसरा था क्या, यहाँ पर विदर्भ युद्ध। अगर मैं विदर्भ युद्ध के बात करूं तो 185 BC के आसपास हुआ था। ठीक है, और इसमें भी कौन जीत गए थे, पुष्यमित्र शुंग जीत गए थे। और जो मतलब एरिया था ना, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के अंडर आता था। तो यहाँ पर एक संधि हुई थी, जिसमें क्या हुआ था,
जो भी मतलब मगध साम्राज्य था किसके अकॉर्डिंग, शुंग राजवंश के अकॉर्डिंग, तो वो दो भागों में बट गया था। ठीक है भैया, वो क्या हो गया था, दो भागों में बट गया था। और दोनों जो भाग थे ना वो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है भैया, गोदावरी नदी की सहायक नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी, वर्धा नदी। ठीक है भैया, वर्धा नदी। तो जो वर्धा नदी थी ना, गोदावरी की सहायक नदी, इस नदी के द्वारा ये दोनों भाग विभाजित होते थे। ठीक है भैया, जैसे एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो जो इनके बीच में जो नदी थी ना वो कौन सी थी, वर्धा नदी थी। और जो वर्धा नदी थी गोदावरी नदी की सहायक नदी थी। तो जो इस भाग का नरेश था और जो इस भाग का नरेश था, यानी कि जो राजकुमार हुआ करते थे, उन्होंने अपना जो सम्राट घोषित कर दिया था वो कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। इन्होंने अपना सम्राट घोषित कर दिया, कौन, पुष्यमित्र शुंग। तो ये क्या था हमारा, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी। तो नेक्स्ट कौन था, नेक्स्ट है हमारा क्या, जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, कौन, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था कौन, अग्निमित्र। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अग्निमित्र की, अग्निमित्र। नेक्स्ट है हमारा कौन सा शासक, कौन, जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, कौन, अग्निमित्र, अग्निमित्र। तो नेक्स्ट आ गया हमारे यहाँ पर क्या, अग्निमित्र। ये क्या था, इसने 149 बीसी से लेकर, ठीक है भैया, 149 बीसी से लेकर 140 बीसी तक क्या यहाँ पर शासन किया, लगभग 8 वर्षों तक। ठीक है भैया, लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। और जब मतलब इसके पिता का शासनकाल था ना, यानी कि जब पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल था तो उस टाइम पर ये क्या था, विदिशा का राज्यपाल था। ठीक है, विदिशा क्या थी, राजधानी थी पुष्यमित्र शुंग की। तो उस टाइम पर यहाँ का राज्यपाल था कौन, अग्निमित्र। उस टाइम पर राज्यपाल था कौन, अग्निमित्र, जब इसके पिता का शासन चल रहा था शुंग राजवंश यानी कि मगध साम्राज्य पर। ठीक है भैया, और इसने 8 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद यहाँ पर थर्ड आए कौन, वसुमित्र। थर्ड आए हमारे यहाँ पर कौन, वसुमित्र। वसुमित्र ये कौन था, ये अग्निमित्र का पुत्र था। ठीक है भैया, अग्निमित्र का पुत्र। ठीक है, अभी क्या है, दादा परदादा चल रहे हैं। इससे पहले कौन थे, अग्निमित्र से पहले थे पुष्यमित्र शुंग, उनके बेटे अग्निमित्र आए, फिर अग्निमित्र के बेटे कौन आए, वसुमित्र। ठीक है भैया, तो वसुमित्र की अगर मैं बात करूं, इसमें ये क्या था, उत्तर पूर्व सीमा थी जो उस टाइम की, जब इसके पिताजी यानी कि जब अग्निमित्र के टाइम पर उत्तर पूर्व सीमा थी किसकी, शुंग राजवंश की, उत्तर पूर्व सीमा थी। तो उसका जो राज्यपाल था वो कौन था, उसका राज्यपाल था कौन, हमारा वसुमित्र हुआ करता था। और इसने लगभग क्या किया, 10 वर्षों तक शासन किया। इसने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। हालांकि ये क्या था, काफी विलासी भी था, उस टाइम पे काफी विलासी भी हुआ करता था। उसके बाद नंबर 4 पर यहाँ पर कौन, वसुज्येष्ठ। कौन, वसुज्येष्ठ। और इसको हम क्या कह देते हैं, मित्र देव भी कह देते हैं। ठीक है भैया, मित्र देव। मित्र देव थे ना जो, इन्होंने क्या कर दिया था, वसुमित्र की हत्या कर दी थी। ठीक है भैया, इसने क्या किया था, वसुमित्र की हत्या कर दी थी। तो ये क्या हो गया था, खुद राजगद्दी पर बैठ गए थे। तो ये क्या थे हमारे 4, कौन कौन से, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र और वसुज्येष्ठ। तो नेक्स्ट थे ना जो हमारे 5 से लेकर 8 तक, यानी कि जो 4 हो गए हमारे, बाकी कौन कौन से अभी नाम मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो थे अंधरक, एक थे पुलिंदक, एक घोष और एक थे हमारे वज्रमित्र। देखिए नंबर 5 की बात करूं मैं, वो कौन थे, अंधरक। ये क्या थे, राजा ही थे यहाँ पर। दूसरे थे यहाँ पर कौन, पुलिंदक। नंबर 6 थे कौन, पुलिंदक। नंबर 7 की बात करूं तो वो कौन थे, घोष। नंबर 7 घोष। और जो नंबर 8 थे वो कौन थे हमारे यहाँ पर, वज्रमित्र। नंबर 8 थे हमारे कौन, वज्रमित्र। ठीक है भैया, तो जो जितने भी, एक तो अंधरक राजा हो गया, पुलिंदक राजा हो गया, और घोष राजा हो गया, वज्रमित्र राजा हो गया, इन सब के बारे में, यानी ये 4 जो शासक हुए यहाँ पर यानी कि शुंग राजवंश में, तो इनके बारे में इतिहास में कोई भी जानकारी नहीं मिलती।
कोई भी जानकारी नहीं मिलती, जानकारी नहीं मिलती। किनके बारे में? अंधरक्त राजा के बारे में, कुलिंदक, घोष और वज्रमित्र के बारे में। ठीक है भैया। उसके बाद जो 9th पर आते हैं हमारे, 9th है हमारे कौन से? भागवत। 9th है हमारे भागवत या फिर भांगभद्र या फिर भंगभद्र भी कह देते हैं। ठीक है भैया। 9th जो राजा थे उनका क्या नाम है? भंगभद्र, भंगभद्र या फिर हम कह देते हैं इनको क्या? भागवत। ठीक है भैया, भागवत। तो देखिए जो भंगभद्र या फिर भागवत ने क्या थे? शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ठीक है भैया, क्या हुआ करता था? यह एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था और इसके शासनकाल का जब 14वां वर्ष चल रहा था। ठीक है भैया। तो इसके शासनकाल का जब 14वां वर्ष चल रहा था ना, तो जो यवन का एक नरेश हुआ करता था। ठीक है भैया, यवन नरेश, जिसका क्या नाम था? एंटियालकिक्स। इसका नाम था क्या? एंटियालकिक्स। ये कौन था? यवन का एक नरेश हुआ करता था। और इसकी राजधानी की बात करूं मैं, ये कहाँ का शासक था? तक्षशिला का शासक हुआ करता था। ठीक है भैया, कहाँ का शासक हुआ करता था? तक्षशिला का शासक हुआ करता था। तो जब भागवत के 14 वर्ष चल रहा था, तो जो एंटियालकिक्स है ना, इसका एक राजदूत था। कौन? हेलियोडोटस। क्या नाम था इसके राजदूत का? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस या फिर हेलोडोटस भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, क्या? हेलोडोटस। हेलोडोटस यह क्या था? एक राजदूत था। ये कहाँ पर आया था? जो राजधानी थी इसकी शुंग राजवंश के विदिशा में। ठीक है भैया, विदिशा में आया था। और वहां पर इसने क्या कर दिया था? वहां पर इसने स्टार्ट कर दिया था क्या? भागवत धर्म स्टार्ट कर दिया था। वहां पर इसने क्या किया? भागवत धर्म स्टार्ट कर दिया था। भागवत धर्म स्टार्ट कर दिया था। और वहां पर क्या कर दिया था? इसने गुरुड़ स्तंभ की स्थापना कर दी थी। गुरुड़ स्तंभ की स्थापना की इसने वहां पर। और क्या कर दिया? विष्णु की पूजा करने लग गया। ठीक है भैया, विष्णु की पूजा करने लग गए। तो ये क्या थे? भागवत या फिर भांगभद्र। ठीक है, काफी शक्तिशाली राजा हुए। 14वें वर्ष था जो इनके शासनकाल का। वहां पर क्या हुआ कि एक यवन का नरेश हुआ करता था, एंटियालकिक्स। उसकी राजधानी का नाम था क्या? तक्षशिला। तो जो इसका राजदूत था ना, हेलोडोटस, वह क्या करता है? 14वें वर्ष में कहाँ पर आता है? भांगभद्र के दरबार में, यानी कि कहाँ पर था उनका दरबार? विदिशा में। वहां पर आता है हेलोडोटस। और वहां पर आकर क्या कर देता है? वो भागवत धर्म को अपना लेता है। और वहां पर क्या कर देता है? दूसरी बात, एक गुरुड़ स्तंभ की स्थापना कर देता है। और साथ ही साथ में विष्णु की भी पूजा करने लग जाता है। ठीक है भैया, ये क्या थे? हमारे भांगभद्र। तो इसका जो लास्ट शासक हुआ, लास्ट शासक यानी कि देवभूति या फिर देवभूमि। ठीक है भैया, लास्ट शासक हुआ कौन? देवभूति। नंबर 10 कौन? देवभूति या फिर इनको कह सकते हैं क्या? देवभूमि। देवभूमि ये थे हमारे क्या? अंतिम शासक हुए। अंतिम शासक शुंग राजवंश के अंतिम शासक हुए। ठीक है भैया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसने 10 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 10 वर्षों तक शासन किया। अगर बात करो तो इसने 83 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक क्या किया? इसने शासन किया। ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या था? अत्यंत विलासी राजा था, काफी विलासी राजा था। और इसका एक मंत्री हुआ करता था, जिसका क्या नाम था? वसुदेव। इसके एक मंत्री का नाम था क्या? वसुदेव। तो जो वसुदेव है ना, तो वो क्या कर देता है? देवभूति की हत्या कर देता है। वसुदेव क्या करता है? देवभूति की हत्या कर देता है। वसुदेव क्या होता है? मंत्री होता है। और एक मंत्री अपने राजा की हत्या कर देता है। और वहीं पर क्या कर देता है? शुंग राजवंश की समाप्ति कर देता है। ठीक है भैया, शुंग राजवंश की समाप्ति, शुंग राजवंश को समाप्त कर देता है। और तभी यहाँ पर क्या हो जाता है? मगध साम्राज्य पर कण्व वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है भैया, इसकी स्थापना कर देता है कण्व वंश की। तो ये कौन थे? लास्ट राजा थे, देवभूति या फिर देवभूमि कह सकते हैं। इसने 10 वर्षों तक शासन किया।
83 BC से लेकर 73 BC तक काफ़ी विलासी था। और इसका एक मंत्री हुआ कौन? वसुदेव। तो वसुदेव ने क्या कर दिया? देवहूति की हत्या करके शुंग राजवंश को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य पर एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका क्या नाम था? कण्व वंश। तो ये क्या था? शुंग राजवंश। तो उसके बाद एक यहाँ पर एक चीज़ लास्ट पढ़ लेते हैं, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी या फिर धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये चीज़ कर लेते हैं। देखिए, इसकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक बात देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया था? मौर्यों की जो प्रशासन व्यवस्था थी ना, मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप बना के रखा था इन्होंने। ठीक है भैया, जो मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था थी वैसे ही प्रशासन व्यवस्था थी इनकी शुंग राजवंशों की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, ठीक है भैया, अगर मैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में बात करूँ तो ये क्या थे? वैदिक धर्म को मानते थे। ठीक है भैया, क्या करते थे? ये वैदिक धर्म को मानते थे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं प्रशासन की यहाँ पर बात करूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जैसे सबसे पहले थे कौन? पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग थे पहले शासक। तो उनके बेटे थे कौन? अग्निमित्र। तो उनके बेटे थे कौन? अग्निमित्र। तो जैसे क्या था? मौर्य प्रशासन में चलता आ रहा था, जैसे बिंदुसार था। ठीक है जी, जैसे बिंदुसार था मौर्य शासन में, तो बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। बिंदुसार के बेटे का नाम था क्या? अशोक। तो उसी तरह से जैसे बिंदुसार के टाइम पर अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, जैसे अवंती का राज्यपाल था अपने पिता के टाइम पर, वैसे ही अग्निमित्र भी राज्यपाल या फिर क्या था? कुछ भी अधिकारी या फिर राजकुल भी कह सकते हैं, वहां पर नियुक्त था। कहाँ पर? विदिशा में या फिर उत्तर पूर्वी सीमा। उत्तर पूर्वी सीमा का क्या था? राज्यपाल था। यानी कि अपने पिता के टाइम पर यहाँ पर क्या थी? प्रशासन व्यवस्था का काफी प्रचलन था। यानी कि जो मौर्य प्रशासन व्यवस्था थी, जैसे यहाँ पर बिंदुसार के बेटे अशोक अवंती के राज्यपाल थे, तो वैसे ही यहाँ पर जो इनके बेटे हुए उस टाइम पर अपने पिता के टाइम पर वो कहीं ना कहीं के राज्यपाल हुए या फिर कोई अधिकारी हुए। तो ये क्या थी? इनकी मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था के स्वरूप को बनाए रखने वाली ही बात थी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर किसकी? धार्मिक व्यवस्था की, तो ये लोग क्या थे? संभवतः ये लोग वैदिक धर्म को मानने वाले बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था क्या? हमारा शुंग राजवंश। हमने शुंग राजवंश को आज क्या है? बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी होगी तो जो हमारी महत्वपूर्ण तथ्य वाली बात होगी ना, जो महत्वपूर्ण तथ्य वाली जो हमारी बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो मतलब मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ मैं आप लोगों को दूंगा। तो आशा करूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।